अब एनसीईआरटी बुक प्लाज्मिड के बारे में एक पॉइंट और मेंशन करती है कि प्लाज्मिड इज यूज्ड टू मॉनिटर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू फॉरेन डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मिड को किसी हम बैक्टीरिया से निकाल करके उसमें कोई फॉरेन जीन चिपका करके उसको जब हम किसी बैक्टीरिया में ले जाएंगे तो उस फॉरेन जीन के वजह से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, प्रॉपर्टी कुछ चेंज होगी, तो इसकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का काम है फॉरेन जीन को कैरी करना एक बैक्टीरिया के अंदर। तो इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है और ये मान लीजिए डीएनए का टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको जीन कहा जाता है। जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसी को हम फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन कह सकते हैं, क्योंकि ये जीन इस बैक्टीरिया का नहीं है, ये कहीं और से हमने लिया है, तो ये फॉरेन जीन हो गया। और ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, इसको हम प्लाज्मिड डीएनए या प्लाज्मिड कह सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड है और ये एक वेक्टर का काम करेगा। ये फॉरेन डीएनए को इस प्लाज्मिड में हम पहले घुसा देंगे, इसमें चिपका देंगे। और ये प्लाज्मिड आया कहां से? जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया था। तो उसी बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को हम बाहर निकालते हैं और उसके बाद उस प्लाज्मिड में हम फॉरेन जीन चिपका देते हैं। और अब इस प्लाज्मिड को हम किसी दूसरे बैक्टीरिया में डाल देते हैं, या हम उसी बैक्टीरिया में भी डाल सकते हैं जिसका वो प्लाज्मिड है। तो ये जो फॉरेन जीन है जब प्लाज्मिड के साथ साथ बैक्टीरिया में इंटर करेगा तो इस जीन के वजह से इस बैक्टीरियल सेल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जब बैक्टीरिया का कैरेक्टर पहले से बदल जाए, तो बैक्टीरिया विल शो ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मिड जो है वो एक वेक्टर के रूप में काम कर रहा है, एक्टिंग एज वेक्टर ऑफ जीन। फॉरेन जीन को कैरी करके लेके जा रहा है। तो वेक्टर उस एजेंट को बोलते हैं जो किसी चीज को ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि जो प्लाज्मिड डीएनए है इट इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन जीन और डीएनए। अब यहां पर एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट मेंशन करती है कि प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन देयर सेल एज इंक्लूजन्स। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की सेल में कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं जो कि उनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। ये किसी मेम्ब्रेन से चिपके हुए नहीं होते, ना तो इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन होती है। और 3 तरह के ये इंक्लूजन बॉडीज होते हैं। इनको फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, कुछ को ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, कुछ को साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो जो इंक्लूजन बॉडीज हैं ये रिजर्व मटेरियल होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो 3 इंक्लूजन बॉडीज का नाम आप लिख लेंगे।
फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया। दूसरा है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। और तीसरा है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, कोई भी इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, तो नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि दे आर फ्रीली लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। तो ये लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे, इंक्लूजन बॉडी स्टोर्स रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल्स, और उन्हीं रिजर्व मटेरियल्स के नाम पर इंक्लूजन बॉडी का नाम रखा गया है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ये फास्फोरस का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल में साइनोफाइसियन स्टार्च जो है वो पाया जाता है, स्टार्च से मिलता जुलता केमिकल होता है, उसको साइनोफाइसियन स्टार्च बोलते हैं। एक खास तरह की प्रोकैरियोट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें ये पाया जाता है। उसी तरह से ग्लाइकोजन का नाम आप सुने होंगे, ये पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडी के रूप में पाया जाता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के इंक्लूजन बॉडीज आपको दिख रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये तीनों ही तरह के इंक्लूजन बॉडी एक ही बैक्टीरियल सेल में पाए जाएं। अलग अलग तरह की बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के इंक्लूजन बॉडीज पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिख सकता है और वो है गैस वैक्यूल। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी बुक ने ये मेंशन किया हुआ है कि नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि वैक्यूल जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है। हाँ, बड़े वैक्यूल नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलेंगे। और ये वैक्यूल सभी प्रोकैरियोटिक सेल में भी नहीं होगा, ये भी बात सही है। लेकिन फिर भी कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल पाया जाता है गैस वैक्यूल के फॉर्म में। इसके अंदर गैस भरी रहती है और ये प्रोकैरियोटिक सेल को पानी में डूबने से बचाता है, यानी कि बायोंसी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर एक गैस वैक्यूल होगी या कई सारी गैस वैक्यूल होंगी तो उससे जो सेल है वो पानी में नीचे नहीं डूबेगी, उसको बायोंसी देता है, प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन से घिरे हुए गैस वैक्यूल्स होते हैं। तो इसका भी जिक्र एनसीईआरटी बुक करती है। तो गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और ये एक तरह से एक्वेटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं और इनका मकसद वही है बायोंसी प्रोवाइड करना। और इसके एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे ये जो गैस वैक्यूल देखे जाते हैं इन ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में इसको बीजीए कहा जाता है और या इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप है बैक्टीरिया का वो भी पानी में पाया जाता है, उसका नाम है पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है गैस वैक्यूल और दूसरा जो बैक्टीरिया है पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखा जाता है गैस वैक्यूल। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में तो फोटोसिंथेसिस लिखा ही हुआ है।
तो एक तरह से गैस वैक्यूल आपको नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलेगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और इनका कलर पर्पल और ग्रीन होता है, तो इसलिए इनका नाम पड़ जाता है पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखेंगे, दो स्ट्रक्चर जो स्पेशल हैं प्रोकैरियोट्स में, एक इंक्लूजन बॉडीज और दूसरा गैस वैक्यूल, इसका भी जिक्र हमने कर दिया है। अब एनसीईआरटी बुक एक पॉइंट लिखती है, a special differentiated form of cell membrane called mesosomes is characteristic of prokaryotic cell। मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही बना हुआ या उसी से डिराइव्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जिसको मीजोसोम्स कहा जाता है। तो आइए अब थोड़ा मीजोसोम्स के बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है या बैक्टीरियल सेल है, और इसमें सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये तो सेल वॉल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनफोल्डिंग दिखाती है, ऐसे ये अंदर की तरफ धंस जाती है, तो ये इसको बोलते हैं इनफोल्डिंग। अब इस इनफोल्डिंग का शेप जो होगा वो ट्यूब जैसा होगा या वेसाइकल जैसा होगा या प्लेट जैसा होगा। तो मीजोसोम के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं या मीजोसोम्स के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं इस इनफोल्डिंग के नेचर के कारण। एक बार फिर समझिए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये इनफोल्डिंग बनाती है, और ये जो इनफोल्डिंग बनाती है, ये इनफोल्डिंग आप ट्यूबुलर फॉर्म में देख रहे हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्यूबुलर इनफोल्डिंग, ट्यूबुलर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह से कई बार सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक ऐसी इनफोल्डिंग बनाती है जो आगे आ जाकर के ऐसे स्वेलिंग दिखाती है, फूल जाती है, इसको वेसाइकल बोलते हैं। तो वेसिकुलर इनफोल्डिंग इसको बोल दिया गया। तो ये हो गया वेसिकुलर इनफोल्डिंग, वेसिकुलर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और कई बार जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह का इनफोल्डिंग दिखाएगी, प्लेट जैसा इनफोल्डिंग, इस तरह से प्लेट लाइक इनफोल्डिंग। इसको लैमेलर इनफोल्डिंग भी कहा जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैमेलर इनफोल्डिंग, लैमेलर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो तमाम इनफोल्डिंग्स देख रहे हैं, वो सभी इनफोल्डिंग्स को मीजोसोम्स कहा जाता है। यानी ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मीजोसोम्स कहे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स क्या है? मीजोसोम्स सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं, और ये इनफोल्डिंग्स का शेप अलग अलग हो सकता है अलग अलग बैक्टीरिया में। यहां मैंने एक ही बैक्टीरियल सेल में तीनों तरह की इनफोल्डिंग दिखा दी है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी बैक्टीरिया में तीनों तरह की इनफोल्डिंग होगी या सभी प्रोकैरियोट्स में तीनों तरह की इनफोल्डिंग होगी एक ही सेल में, नहीं। अलग अलग सेल में, अलग अलग प्रोकैरियोट्स में अलग अलग तरह की इनफोल्डिंग हो सकती है। कुछ में ट्यूबुलर इनफोल्डिंग हो सकती है, या कुछ में ट्यूबुलर मीजोसोम हो सकता है, कुछ में लैमेलर मीजोसोम हो सकता है, कुछ में वेसिकुलर मीजोसोम हो सकता है। तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि मीजोसोम जो है वो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, लैमेलेट मीजोसोम हो सकते हैं, लैमेली के फॉर्म में पाए जा सकते हैं मीजोसोम्स, और वेसाइकल के फॉर्म में पाए जा सकते हैं मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स जो हैं वो वेसाइकल के फॉर्म में दिखते हैं, लैमेली के फॉर्म में दिखते हैं, और ट्यूब्यूल के फॉर्म में दिखते हैं। तो ये मीजोसोम के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरह से देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है प्रोकैरियोट्स का।
सभी प्रोकैरियोट्स में आपको ये देखने में मिलेगा। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो अलग इशू है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है प्रोकैरियोट का। अब जो दूसरी चीज यहां पर आती है कि मीजोसोम का फंक्शन क्या है, यानी मीजोसोम का काम क्या है। तो फंक्शन ऑफ मीजोसोम, फंक्शन मीजोसोम का क्या है, हम लोग यहां ध्यान रखिएगा मीजोसोम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मीजोसोम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर नहीं घुसती तो इतना सरफेस एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर अंदर इनफोल्डिंग बनाती है तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि चीजों का जो एक्सचेंज है साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, वो एक्सचेंज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो पहला जो इसका फंक्शन है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे मतलब सरफेस एरिया। तो मीजोसोम का फंक्शन हुआ, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा रोल क्या है मीजोसोम का, ये सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। मीजोसोम में रिस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, और ये खाली मीजोसोम की जो दीवार में ही ये एंजाइम मौजूद नहीं रहते हैं, ये एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी दीवार में मौजूद रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरी की पूरी रिस्पिरेशन में हेल्प करती है। रिस्पिरेशन मतलब सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करती है, और जिससे कि इस प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी मिलती है और इसमें तमाम केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं। तो मीजोसोम में भी रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, और खास कर देखा जाएगा तो मीजोसोम में जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे इसकी दीवार में वो ज्यादा होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तुलना में। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मीजोसोम्स होते हैं उसमें जो रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ये हेल्प करता है रिस्पायरेशन में। तो मीजोसोम का जो दूसरा फंक्शन है वो रिस्पायरेशन है। तीसरा फंक्शन होता है मीजोसोम सिक्रीशन में हेल्प करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल के बाहर निकलने में भी हेल्प करती हैं। तो सिक्रेटरी इन फंक्शन यानी इट हेल्प्स इन सिक्रेटरी प्रोसेस या सिक्रीशन प्रोसेस। तो ये सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है मीजोसोम। उसके बाद चौथा जो रोल होता है कि बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए है, जो क्रोमोसोम है जिसको हमने कहा, वो इसी मीजोसोम के साथ अटैच्ड रहता है। तो हम यहाँ चाहें तो जो बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जो दिखाया था आपको, इसका जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस बताया था ना आपको, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल में, तो इसी में जो इसका सर्कुलर डीएनए होता है वो मीजोसोम से अटैच रहता है। तो एक तरह से डीएनए के डुप्लीकेशन में हेल्प करता है। डीएनए के एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, और जब एक बैक्टीरियल सेल या एक प्रोकैरियोटिक सेल से जब दो प्रोकैरियोटिक सेल बनती है तो वो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल को अलग अलग डॉटर सेल में पहुंचाने में भी हेल्प करता है। यानी डीएनए के डुप्लीकेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल उसमें भी हेल्प करता है। तो आप यहाँ लिख लेंगे डीएनए डुप्लीकेशन में भी इसका रोल है मीजोसोम का। इसी के मदद से डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो ये मीजोसोम के 4 फंक्शंस हो गए। और एक जो हमने बताया कि जो सरफेस एरिया बढ़ाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी ही थी, लेकिन जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग दिखा देगी तो अब ये सरफेस एरिया बढ़ जाने से एंजाइम की मात्रा भी तो बढ़ गई। तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मीजोसोम एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है, और उसके ये 4 बेसिक फंक्शंस आप कभी नहीं भूलेंगे। सरफेस एरिया बढ़ाना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, रेस्पिरेशन में मदद करना, सिक्रीशन में हेल्प करना, और डीएनए डुप्लीकेशन और उसको डॉटर सेल में पहुंचाना, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है मीजोसोम। अब यहाँ पर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं।
और उनको क्रोमैटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमैटोफोर। तो ये ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ ये इनफोल्डिंग बना करके इस तरह से क्रोमैटोफोर नाम का स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये सभी प्रोकैरियोट में नहीं देखा जाता, इन साइनोबैक्टीरिया। तो ध्यान रखें, क्रोमैटोफोर हमने लिखा है यहां पर, और इन ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में देखा जाता है। और ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ एक्सटेंशन दिखाती है साइटोप्लाज्म में, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो क्रोमैटोफोर जो है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो ये मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और इसी के मदद से फोटोसिंथेसिस करता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो तरह के इनफोल्डिंग्स होते हैं या एक्सटेंशंस होते हैं सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में। एक को मीजोसोम कहते हैं और दूसरे को क्रोमैटोफोर कहते हैं। मीजोसोम तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में ऑलमोस्ट पाया जाएगा, लेकिन क्रोमैटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है उसमें देखा जाता है। अब एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स में, स्पेशली बैक्टीरिया में, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप पाया जाता है। अब ये सेल इनवेलप क्या है? तो सेल इनवेलप एक तरह से बाउंड्री है बैक्टीरियल सेल की या प्रोकैरियोटिक सेल की। तो आप कहेंगे कि अरे अभी तो कुछ समय पहले ये बताया गया कि बाउंड्री के रूप में सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, ये जो हम सेल इनवेलप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी में शामिल है सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। तो आइए अब हम सेल इनवेलप की बात करते हैं, और ये ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, और पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में तो देखा ही जाता है, और ये केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो सेल इनवेलप अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो सेल इनवेलप होता है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, यानी सेल इनवेलप में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर जो लेयर होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे, उसके बाद जो लेयर होगा उसको सेल वॉल कहेंगे, और उसके बाद यानी सबसे अंदर जो लेयर होगा उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट हो गया। तो सेल इनवेलप में 3 लेयर्स होंगे। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होगा, उसके बाद सेल वॉल ये बीच में होगा, मिडिल लेयर, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट, और सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। और ये जो लेयर्स आप देख रहे हैं तीनों, ये तीनों ही लेयर टाइटली बाउंड होते हैं और एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही लेयर टाइटली बाउंड होते हैं और ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं। हालांकि इन तीनों लेयर का अपना अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन भी है, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में ये मिल के काम करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक ये पॉइंट मेंशन करती है कि ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द सेल एनवलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो इन तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में काम करते हैं मिलके एक साथ।
और इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली सेल इनवेलप कहा जाता है। तो अब जैसे देख लीजिए, ये बैक्टीरियल सेल का पोर्शन हमने बनाया, तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे अंदर का लेयर है। उसके बाद मान लिया ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है बीच वाला लेयर, और उसके बाद ये मान लिया सबसे बाहर का लेयर है, इसको ग्लाइकोकैलिक्स मान लिया। तो सबसे बाहर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन तीनों लेयर को ही कलेक्टिवली कहा जाएगा सेल इनवेलप। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो ग्लाइकोकैलिक्स का काम अलग, सेल वॉल का काम अलग, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम अलग होता है। अब यहां पर बैक्टीरियल सेल को क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। और ये जो दो तरह की बैक्टीरिया का ग्रुप बनाया गया है, वो इनके सेल वॉल में डिफरेंसेस, सेल वॉल कहने का मतलब सेल इनवेलप में डिफरेंसेस के कारण बनाया गया है। यानी कि जो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स स्पेशली बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ये जो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनके सेल इनवेलप में डिफरेंस होता है। एक बैक्टीरिया का ग्रुप होगा जिनका सेल इनवेलप दूसरे तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप के सेल इनवेलप से डिफरेंट होगा। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनमें डिफरेंस होता है सेल इनवेलप के स्ट्रक्चर को लेकर के। और एक और बड़ा डिफरेंस होता है, एक स्टेन होता है। स्टेन मतलब डाई या रंगने की एक विधि होती है सेल वॉल को, उसको ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए एक स्टेन डिस्कवर किया था, कि स्टेनिंग टेक्निक डिस्कवर की थी, जिसको ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ले लेता है, उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब जिसको रंगा जा सकता है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से, उसको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया गया। और जिस बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से रंगा नहीं जा सकता, स्टेन नहीं किया जा सकता, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन लेते हैं और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन नहीं ले पाते। अब आप सोचेंगे कि जब बैक्टीरिया सभी लगभग एक जैसे होते हैं, तो क्यों कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं, क्यों कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव हैं? तो वो स्टेन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये डिपेंड करता है इनके सेल इनवेलप के स्ट्रक्चर पर। तो अगर सभी बैक्टीरिया का सेल इनवेलप का स्ट्रक्चर सेम होता, तो या तो सभी ग्राम निगेटिव होते या सभी ग्राम पॉजिटिव होते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं और कुछ बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव हैं, यानी कि इनके सेल इनवेलप में स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो है ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया को जो दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, वो उनके सेल इनवेलप में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं या केमिकल कंपोजिशन में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पर, और ये पर्टिकुलर स्टेन से इनको स्टेन किया जा सकता है कि नहीं, क्या ये पर्टिकुलर स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि नहीं, इस आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इन दोनों के सेल एनवेलप में डिफरेंसेस होते हैं। जो स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करेंगे वो ग्राम पॉजिटिव होंगे, जो स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो ग्राम निगेटिव होंगे।
और ये स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करना ना करना डिपेंड करता है सेल एनवलप के कंपोजिशन पर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर की जो खोज की गई थी, ये क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अब आइए, जो सेल एनवलप है उसके जो 3 लेयर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसा कि आपको पहले से पता है। उसके बाहर जो लेयर है वो सेल वॉल है, ये भी आपको बता दिया गया है। और सबसे बाहर जो लेयर है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और ये तीनों ही लेयर को मिला करके सेल एनवलप कहा जाता है। तो अब आप इसको नहीं भूलेंगे, ऐसा उम्मीद है। अब देखिए, ये जो सबसे बाहर का लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि ग्लाइकोकैलिक्स का केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में प्रोटीन की बनी हो सकती है, या कुछ बैक्टीरिया में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हो सकती है। तो इसलिए केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकता है और इसकी थिकनेस भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ मामले में ग्लाइकोकैलिक्स ज़्यादा मोटा होगा, कुछ मामले में ग्लाइकोकैलिक्स पतला होगा। मतलब कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिक होगा, कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स थिन होगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है एंड इसका जो थिकनेस है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट बैक्टीरिया। डिफरेंट बैक्टीरिया, एक जैसा नहीं होगा हर बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स, ये ध्यान रखिएगा। और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो उसी को कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर कहा जाता है और कुछ बैक्टीरिया में इसी को कैप्सूल कहा जाता है। एक बार आप फिर सुन लीजिए, ग्लाइकोकैलिक्स को कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर कहा जाता है और कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल कहा जाता है। जब ग्लाइकोकैलिक्स पतला होगा और लूज शीट के रूप में पाया जाएगा तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा। तो यानी कि जब ग्लाइकोकैलिक्स को मैंने जीसी लिखा है, तो जब ग्लाइकोकैलिक्स occurs in form of thin loose sheath, तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा। और जब ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो मोटे, हार्ड और टफ लेयर के रूप में पाया जाएगा तो उसको कैप्सूल कहा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स occurs in form of thick and tough layer, तो ये मोटा और टफ मतलब कड़ा, हार्ड लेयर के रूप में पाया जाएगा तो इसको कैप्सूल कहा जाएगा। इसका मतलब जब हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया का कैप्सूल या बैक्टीरिया का स्लाइम लेयर, तो मतलब हुआ हम उसके ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब आपको अंतर समझ में आ गया कि ग्लाइकोकैलिक्स को ही स्लाइम लेयर या कैप्सूल कहा जाता है उसके नेचर में डिफरेंस के बेसिस पर, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स चूंकि सबसे बाहर होता है तो इसका डायरेक्ट रोल प्रोटेक्शन में होता है, और प्लस बैक्टीरिया एक दूसरे बैक्टीरिया को पहचानती है या किसी केमिकल को अपने अंदर एंट्री देने से पहले अपने इसी लेयर से उसको जांचती है कि क्या इस केमिकल को हम अपने अंदर लें या ना लें। तो ये ध्यान रखना है कि ये रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है चीज़ों के, क्योंकि ये सबसे बाहर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ये। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बता दिया। अब इसके बाद सेल वॉल तो आप सब लोगों को पता है कि सेल वॉल जो है ये बैक्टीरिया का को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड
स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बैक्टीरिया को शेप देता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया, प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया, तो सेल वॉल का दो काम, एक तो सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करता है हार्ड होने की वजह से, और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जिससे कि बैक्टीरिया के अंदर यदि पानी जा रहा है या किसी वजह से बैक्टीरिया फूल करके फटने ना पाए, एक तरह से बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से या बस्टिंग से बचाता है। तो जब हम लिखते हैं कि प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी चीज यहां ध्यान रखिएगा, आपको एनसीईआरटी बुक में पहले की यूनिट में जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, तो वहां बताया जाएगा कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नाम के एक पॉलीसैकेराइड से, एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जबकि हायर प्लांट्स आप पढ़े होंगे उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नाम का केमिकल होता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, इसी को म्यूरिन कहा जाता है, इसी को म्यूरिन कहा जाता है। ये इसका जिक्र आगे होगा जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। तो फिलहाल तो सेल वॉल का काम आपको पता चल गया। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द बैक्टीरियल सेल, इट प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग, फ्रॉम बर्स्टिंग, इट ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया। और ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होता है तो प्रोटेक्शन के साथ साथ ये रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है कि कौन सा केमिकल बैक्टीरियल सेल में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक, ये डिसाइड बैक्टीरिया इसी की मदद से करता है। और इसके बाद जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है सेल एनवलप की, सबको मालूम है, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल सिमिलर होता है। यानी इन तीनों लेयर में से कौन सा लेयर है प्रोकैरियोटिक सेल का जो कि यूकैरियोटिक सेल के बिल्कुल सिमिलर होता है, वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ग्लाइकोकैलिक्स तो यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। सेल वॉल जरूर मिलेगा यूकैरियोटिक सेल में, खासकर जो प्लांट सेल है उसमें, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होगा, लेकिन केमिकल नेचर अलग होगा। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज का बना होगा। फंगल सेल की भी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होगी वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक तरह से इसका जो आउटर इन्वायरमेंट होता है उससे इसका इंटरेक्शन होता है, यानी चीज़ों का लेन देन वो सेल मेम्ब्रेन से होता है। सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर अलाउ नहीं करेगी जाने देने के लिए। आप पढ़े होंगे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये जो सारा प्रोसेस है ये सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर होता है। मान लीजिए ग्लाइकोकैलिक्स तो खाली पहचान करके जाने देगा अपने अंदर से कि ठीक है जाओ सेल के अंदर, लेकिन वो पार कर पाएगा कि नहीं अंदर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखें, मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से होके सारे केमिकल्स नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑस्मोसिस का फेनोमेनन, डिफ्यूजन का फेनोमेनन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर मेनली डिसाइड होता है। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरेक्शन जो है आउटर इन्वायरमेंट से होता है। तो ये चीज़ एनसीईआरटी बुक लिखती है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड
तो इसलिए ध्यान रखना है इसका इंटरैक्शन होता है विथ आउटसाइड वर्ल्ड, और ये जो इंटरैक्शन की बात जो कही जा रही है वो सिर्फ केमिकल्स के आवागमन को लेकर के, कि इन्वायरमेंट से कोई चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसाइड करना है। ग्लाइकोकैलिक्स तो सिर्फ रिकॉग्नाइज कर गया कि हाँ ये चीज सेल के लिए ठीक है, इसको लिया जा सकता है, लेकिन वो फाइनल स्टेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि इसको हम अंदर जाने देंगे कि नहीं। अगर सेल का मॉलिक्यूल, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो पोर्स हैं उनकी साइज अगर छोटी है तो बड़ा केमिकल अंदर नहीं जा पाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आपको जो सेल इन्वेलप के जो तीनों लेयर्स थे इनके बारे में हमने पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं और इनके काम को भी बता दिया गया है, और अब इसके बाद आपको बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, उनके बारे में। सबसे पहली बात हम करते हैं फ्लैजेला के बारे में। तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाया जाता है जिसके मदद से बैक्टीरिया लोकोमोशन दिखाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि सारे बैक्टीरिया लोकोमोशन दिखाएं ये जरूरी नहीं है। तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल बैक्टीरिया एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं इन्हीं में फ्लैजेला पाया जाता है, और ये फ्लैजेला क्या होते हैं? फ्लैजेला लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलोंगेटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। तो फ्लैजेला जो होते हैं ये इलोंगेटेड फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं, सेल वॉल से निकले रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक लिखती है कि बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल से ये फिलामेंटस एक्सटेंशन होते हैं। तो फ्लैजेला आर filamentous extensions arising from cell wall, तो मान लीजिए ये बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल है और ये इसकी सेल वॉल है, तो इससे फिलामेंटस एक्सटेंशन निकले रहते हैं। हो सकता है कि जो फ्लैजेला है वो बैक्टीरियल सेल के दो अपोजिट पोल से निकला हो, सिंगल, या बैक्टीरियल सेल है इसमें फ्लैजेला एक ही पोल से कई सारे फ्लैजेला निकले हो। सिंगुलर को बोलते हैं फ्लैजेलम, और अगर फ्लैजेला और प्लूरल को बोलते हैं फ्लैजेला। तो ये टफ फ्लैजेला निकला हुआ है एक पोल से, कई बार टफ फ्लैजेला निकला होगा दोनों ही पोल से। तो आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल से जो फ्लैजेला निकलेगा उनके अरेंजमेंट में और उनके नंबर में काफी डिफरेंस आता है। तो बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होंगे उनके नंबर में भी डिफरेंस होता है, उनके अरेंजमेंट में भी डिफरेंस होता है अलग अलग बैक्टीरिया में। तो ये ध्यान रखना है। कई बार कुछ बैक्टीरियल सेल ऐसी भी दिखेंगी जिसमें फ्लैजेला चारों तरफ से निकला हुआ दिखाई देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में तो ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है, इसको पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला उसके सरफेस से चारों तरफ से निकला हो, हर तरफ से फ्लैजेला देखिए निकला हुआ है, तो इसको पेरीट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया होंगे जिसमें से सिर्फ एक ही फ्लैजेला निकला होगा किसी एक साइड से, इसको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। तो आप यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो फ्लैजेला का नंबर है और उसका जो अरेंजमेंट है उसमें रेंजेस पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में। अब इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया से कुछ स्ट्रक्चर्स और निकले रहते हैं
उसके सरफेस से, जिनको पिलाई एंड फिम्ब्री कहा जाता है। तो पिलाई एंड फिम्ब्री, तो पिलाई क्या होता है? पिलाई बैक्टीरिया के सरफेस से ट्यूबुलर प्रोसेस होते हैं जो निकले रहते हैं। ये मान लीजिए पिलाई है। तो व्हाट इज पिलाई? तो पिलाई जो होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सरफेस से निकले रहते हैं। तो याद रखेंगे, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इनको पिलाई कहा जाता है। और ये प्रोटीन के बने होते हैं। फ्लैजेला भी प्रोटीन का बना होता है, याद रखिए, ये भी प्रोटीन का बना होता है और इस प्रोटीन को बोलते हैं फ्लैजेलिन। और पिलाई भी प्रोटीन का बना होता है और इसकी प्रोटीन को बोलते हैं पिलीन। लेकिन याद रखिएगा, फ्लैजेला फिलामेंटस एक्सटेंशन है, फिलामेंट जैसा दिखता है और ये ट्यूब जैसा दिखता है। अंदर से ये हॉलो होगा, ट्यूबुलर मतलब अंदर से हॉलो, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पिलाई ट्यूब जैसा होता है और फ्लैजेला फिलामेंट होता है, उसके अंदर कोई हॉलो चीज नहीं दिखेगी फ्लैजेला के अंदर। और फ्लैजेला भी प्रोटीन का बना है, पिलाई भी प्रोटीन का बना है, लेकिन फ्लैजेला की मदद से लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में। पिलाई जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपकाने में हेल्प करता है। ज़्यादातर ये अटैचमेंट में रोल है पिलाई का। तो पिलाई का जो रोल है अटैचमेंट में है। और किससे अटैचमेंट में है? किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो पिलाई है वो अपने आप को चिपका लेता है, यानी दो बैक्टीरिया की पिलाई एक दूसरे को टच करके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से पिलाई का रोल अटैचमेंट में है। इसके बाद बैक्टीरिया के सरफेस से ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, बहुत ही पतले छोटे। तो छोटे जो ब्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, ये ब्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पिलाई से भी छोटे होते हैं। पिलाई तो ट्यूब जैसा होगा, लेकिन ये ब्रिस्टल जैसे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होंगे, इनको फिम्ब्री कहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया फिम्ब्री। तो याद रखेंगे फिम्ब्री क्या होते हैं? ये ब्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फिम्ब्री आर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, FIMBRIAE। फिम्ब्री ये ब्रिस्टल लाइक, फाइन ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और फिम्ब्री जो होते हैं ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्वेटिक बैक्टीरिया है तो उसको पानी में कहीं भी बह के जा सकता है, तो वो बैक्टीरिया अपने आप को चट्टान से चिपका के रखता है। तो ये फिम्ब्री के मदद से बैक्टीरिया अपने आप को रॉक के सरफेस से चिपका के रखेगा। या कोई बैक्टीरिया मान लीजिए किसी ह्यूमन के अंदर है या किसी होस्ट के अंदर है, तो होस्ट के टिश्यू के साथ बैक्टीरिया अपने आप को जब चिपकाएगा तो उसमें फिम्ब्री का ही रोल आपको दिखेगा। तो फिम्ब्री भी रोल प्ले करता है अटैचमेंट टू एनी सरफेस, अटैचमेंट टू एनी सरफेस, अटैचमेंट टू एनी सरफेस। तो फिम्ब्री का रोल जो है अटैचमेंट टू एनी सरफेस। पिलाई का भी रोल अटैचमेंट में होता है, बट अटैचमेंट टू अदर बैक्टीरिया, अटैचमेंट टू अदर बैक्टीरिया, अटैचमेंट विथ अदर बैक्टीरिया लिखिए, अटैचमेंट विथ अदर बैक्टीरिया। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि बैक्टीरिया के सेल से कुछ प्रोसेसेस या कुछ स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं, उसमें फ्लैजेला है, पिलाई है, फिम्ब्री है। फ्लैजेला सबसे लंबा स्ट्रक्चर होता है, ये फिलामेंट जैसा होता है, ये अंदर से हॉलो नहीं होता है और इससे लोकोमोशन में मदद मिलती है। जो पिलाई है वो फ्लैजेला से उसकी साइज छोटी होती है, ट्यूब जैसा होता है और ये दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करता है। जबकि फिम्ब्री जो होता है वो सबसे छोटा और सबसे पतला स्ट्रक्चर होता है, ब्रिस्टल लाइक, हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये फाइबर जैसे होते हैं और ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपका सकते हैं।
एक एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि जो फिम्बरी होते हैं वो स्ट्रीम्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं, उस स्ट्रीम्स में जो चट्टानें होती हैं उससे बैक्टीरिया को चिपका के रखते हैं ताकि बैक्टीरिया बह न जाए, या होस्ट टिश्यू से बैक्टीरिया को चिपका के रखते हैं। तो फिम्बरी जो होता है उसका काम है बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से चिपका के रखना। पिलाई का काम है बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से चिपका के रखना। और पिलाई और फिम्बरी का कोई रोल मूवमेंट या लोकोमोशन में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि फ्लैजेला का रोल लोकोमोशन में होता है। फ्लैजेला सेल वॉल से निकला हुआ फिलामेंटस एक्सटेंशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो एनसीईआरटी बुक की लाइनिंग है उसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और जो फ्लैजेला निकलता है वो फ्लैजेला बैक्टीरियल सरफेस से चारों तरफ से निकल सकता है, जैसे पेरीट्राइकस बैक्टीरिया है, या सिंगल फ्लैजेला वाला बैक्टीरिया भी हो सकता है, या बैक्टीरिया के जैसे मान लो रॉड शेप बैक्टीरिया जिसमें 2 पोल्स हैं, तो एक पोल से बैक्टीरिया का एक टफ्ट फ्लैजेला का एक टफ्ट निकलेगा, दूसरे पोल से फ्लैजेला का दूसरा टफ्ट निकलेगा। तो वेरियस आपको अरेंजमेंट फ्लैजेला के दिखेंगे। तो यही एनसीईआरटी बुक लिखती है कि फ्लैजेला का नंबर और फ्लैजेला के अरेंजमेंट में डिफरेंट रेंजेस दिखते हैं अलग अलग बैक्टीरिया में। अब हम आपको फ्लैजेला के 3 पार्ट्स बताएंगे। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है वही सेल सरफेस से बाहर की तरफ लंबा सा निकला हुआ दिखाई देता है। बाकी जो बेसल बॉडी और हुक वाला पार्ट होता है वो सेल वॉल के अंदर छिपा रहता है। तो फ्लैजेला के जो 3 हिस्से होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, इसमें फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो अगर आप ये देखें, ये सेल वॉल है, मान लीजिए ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल के अंदर बेसल बॉडी होगा, इसको कहते हैं बेसल बॉडी, और इससे हुक जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसको हुक कहेंगे। ये हुक हो गया, और फिर इस हुक से ऐसे फ्लैजेला निकला रहता है। तो आपको ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बता दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलामेंट, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हुक, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेसल बॉडी। ये हुक जो है वो देखिए मुड़ा हुआ है इस तरह से, तो ये हुक जो है ये कर्व स्ट्रक्चर होता है, पहले सीधा जाएगा फिर मुड़ जाएगा 90 डिग्री पर। तो ये हुक हो गया, और इससे फिर फ्लैजेला का जो फिलामेंट वाला पार्ट है निकला हुआ है, और फिलामेंट वाला पार्ट ही आप देख रहे हैं कि सेल वॉल से बाहर दिखाई देता है। हुक और बेसल बॉडी ये सेल वॉल के अंदर ही होते हैं, हुक का थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है कि बाहर निकला रहे। तो फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फ्लैजेला का। Now we will discuss about ribosomes in prokaryotic cells और bacterial cells। राइबोसोम के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और ये जो 70S राइबोसोम होता है 2 सब यूनिट का बना होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है जो 30S है, और एक लार्जर सब यूनिट होता है जो 50S है। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं, और इनके दोनों सब यूनिट्स 50S और 30S ये अलग अलग रहते हैं। और जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ करके फिर प्रोटीन सिंथेसिस को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि राइबोसोम के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं उसमें एक 30S सब यूनिट है और एक 50S सब यूनिट है, और ये जब दोनों सब यूनिट आपस में चिपक जाते हैं तो 70S सब यूनिट बन जाता है। और राइबोसोम का जो साइज होता है वो 15 nm से लेकर के 20 nm तक होता है, यानी नैनोमीटर।
तो राइबोसोम का जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का वो 15 nm से लेकर के 20 nm तक होता है। और राइबोसोम के ये जो दोनों सब यूनिट होते हैं ये अलग अलग पाए जाते हैं सेल के अंदर, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का वक्त आता है तभी ये दोनों सब यूनिट आपस में आकर के चिपक जाते हैं। अब जब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, छोटा सब यूनिट भी और बड़ा सब यूनिट भी। तो आप जब किसी प्रोकैरियोटिक सेल को देखेंगे तो आपको उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम के सब यूनिट अटैच्ड दिखाई देंगे, और कुछ राइबोसोम के सब यूनिट साइटोप्लाज्म में भी बिखरे होंगे। अब क्या होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तो जो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसको हम जीनोमिक डीएनए भी कह सकते हैं या प्लाज्मिड कह सकते हैं, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये राइबोसोम के दोनों सब यूनिट आकर के चिपक जाते हैं, छोटा सब यूनिट एक साइड से और बड़ा सब यूनिट दूसरे साइड से। तो इस तरह से ये 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन हुआ। तो 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन जो है वो mRNA के ऊपर होता है, यानी जब दोनों सब यूनिट अलग अलग आकर के जुड़ जाते हैं मैसेंजर आरएनए से, ये मान लीजिए 30s सब यूनिट आके जुड़ रहा है और ये 50s सब यूनिट आकर के जुड़ रहा है, तो ये 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि 50s राइबोसोम के सब यूनिट और 30s राइबोसोम के सब यूनिट जब दोनों आकर के मैसेंजर आरएनए के साथ चिपकते हैं तो 70s राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये राइबोसोम जो है ये मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए के एक छोर से दूसरे छोर के तरफ। तो मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोमल सब यूनिट जो है दोनों ही मिल करके जो 70s बना चुके हैं, अब वो मूव करके यहां पहुंच गए। तो जब राइबोसोम मूव करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स पाए जाते हैं। इन कोडॉन्स के बारे में और सारा जो मैकेनिज्म है डिटेल में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्लास 12th में। तो जब ये राइबोसोम मूव करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में, यानी इससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। तो राइबोसोम्स का काम क्या हुआ? राइबोसोम्स का काम है हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज कि जो डीएनए मॉलिक्यूल से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आप जानते होंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल, चाहे वो जीनोमिक डीएनए हो या प्लाज्मिड वाला डीएनए हो, दोनों से ही मैसेंजर आरएनए बनते हैं। और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद इससे राइबोसोम आके चिपक जाते हैं, उनके सब यूनिट्स आके चिपक जाते हैं, और ये जब दोनों से आके चिपकेंगे तो कंप्लीट राइबोसोम बनेगा। फिर वो मूव करेगा एमआरएनए के ऊपर तो प्रोटीन बनेगी। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहा जाता है, तो इसको ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की मदद से डीएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है, और इस प्रोसेस में राइबोसोम हिस्सा लेते हैं। और राइबोसोम जो है यूजुअली बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, उससे चिपके रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लीट राइबोसोम आपको यूजुअली नहीं दिखेंगे। ये
सब यूनिट्स के फॉर्म में दिखेंगे 50s 30s 50s 30s 50s 30s, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का वक्त आएगा तब ये 50s और 30s मिलकर के 70s राइबोसोम बनेगा। अब यहाँ एक और चीज आपको ध्यान देना जरूरी है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर कितने राइबोसोम जुड़े रहते हैं। इस चित्र में आपको मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक राइबोसोम आकर के चिपका और फिर वो मूव करके यहां पहुंच गया, और यहां पहुंचने के बाद फिर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि राइबोसोम का ये छोर आ गया, एंड आ गया। तो जब राइबोसोम यहां आकर के जुड़ा और यहां से अलग हो गया तो इस दौरान जो मूवमेंट होगा तब प्रोटीन बनेगी। तो इसी तरह से मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक ही राइबोसोम नहीं चलता है, बहुत सारे राइबोसोम चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइबोसोम यहां पर आके जुड़ा, उसके दोनों सबयूनिट आके जुड़े, एक राइबोसोम बना कंप्लीट और वो मूव करके यहां पहुंच गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये राइबोसोम सबसे पहले आके जुड़ा था तो वो यहां तक पहुंच गया और इससे एक प्रोटीन बन गई। उसके बाद जब ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर इस जगह पर दूसरा राइबोसोमल सब यूनिट्स आकर के चिपक जाते हैं और एक नए राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण होता है और वो भी इसके पीछे पीछे मूव करता है। तो मान लीजिए वो यहां तक पहुंचा रहता है, जब ये यहां पहुंच चुका रहता है तो दूसरा वाला राइबोसोम यहां तक पहुंचा हुआ रहता है। तो ये मान लेते हैं ये यहां तक पहुंचा हुआ है, और जब ये सेपरेट हो जाएगा तो ये और आगे तक जा करके यहां तक पहुंच जाएगा और ये भी सेपरेट हो जाएगा, तो इससे भी वही प्रोटीन बनेगी। इसके बाद इसके पीछे भी ऐसे ही और राइबोसोम मूव करते हुए दिखेंगे आपको। तो इस तरह से एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम मूव करते हुए दिखेंगे और ये सभी अपनी अपनी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर एक मैसेंजर आरएनए पर आपको 3 राइबोसोम मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रही है और ये तीनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल एक जैसी होगी क्योंकि ये तीनों ही प्रोटीन मॉलिक्यूल एक ही मैसेंजर आरएनए से बन रहा है। तो एक मैसेंजर आरएनए पर जब आपको कई राइबोसोम चिपके हुए दिखाई देंगे तो इसी को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो पॉलीराइबोसोम या इसी को पॉलीसोम्स कहा जाता है, पॉलीसोम कहा जाता है। यानी पॉलीसोम में एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम चिपके हुए मिलेंगे। तो क्यों बहुत सारे राइबोसोम चिपके रहते हैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि एक मैसेंजर आरएनए पर पहले एक राइबोसोम आगे बढ़ेगा, जैसे ही पहला राइबोसोम आगे बढ़ेगा उसके पीछे दूसरा राइबोसोम आकर के आगे बढ़ना शुरू होगा और जब ये दोनों और आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे एक तीसरा राइबोसोम भी आकर के आगे बढ़ना शुरू करेगा। यानी जितने भी राइबोसोम आगे बढ़ेंगे उस सेम मैसेंजर आरएनए से चिपक करके उन सबके बीच में बराबर गैप होगा, बराबर दूरी होगी और जो सबसे पहले राइबोसोम आके चिपका था वो सबसे पहले दूसरे छोर पर पहुंचेगा और वो सेपरेट हो जाएगा और प्रोटीन तब तक उसकी बन चुकी रहेगी। ऐसे ही दूसरे के साथ होगा, ऐसे ही तीसरे के साथ होगा। तो एक मैसेंजर आरएनए से लगातार कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनती रहती हैं और वो सभी प्रोटीन मॉलिक्यूल सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि मैसेंजर आरएनए सेम है और उसके ऊपर जो कोडॉन्स हैं वो भी क्या है? सेम है। तो याद रखिए मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कोडॉन्स पाए जाते हैं और इन्हीं कोडॉन्स को वो प्रोटीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये एनसीईआरटी बुक लिखती है कि राइबोसोम ट्रांसलेट्स मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। तो इस तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की गई कि जो प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है और वो कैसे काम करते हैं। कुछ इसी तरह से फंक्शन राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है, वो हम आगे चल करके आपको डिस्कस करेंगे।